एक जोरदार लात से दरवाजा खुलता है और लिन अंदर आता है। उसकी बाहों में है एक बेहोश लड़की। लिन की आंखों में चिंता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांत, गहराई भरी कठोरता। मन ही मन वो सोचता है, उम्मीद है इससे मुझे कोई परेशानी ना हो, लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ देता तो बारिश के बाद की गंदी सड़क से हालात और भी बुरे हो सकते थे। वो लड़की को एक कुर्सी पर बिठाता है, उसके घावों को गौर से देखता है और सोचता है, शायद ये किसी विस्फोट में घायल हुई है। ऐसा हो सकता है वो उसी ब्लास्ट जोन के भीतर रही हो। अब लिन अपना फोन निकालता है। एक भौंहा उठाकर वो सोचता है, पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, चलो अस्पताल कॉल करता हूं। वो नंबर डायल करता है, फोन कान पर लगाता है और इंतजार करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसकी निगाह जाती है लड़की के लैब कोट पर लगे बैज पर। ये किसी आदमी का है। और फिर लिन सोचता है, शायद वहां आग लगी हुई है और ज्यादा लोग मर चुके हैं। वो बैज उठाता है, पलटता है और बुदबुदाता है, ये समझ नहीं आ रहा, क्या उसने किसी और के कपड़े पहन लिए? लिन अब और ध्यान से देखता है। घाव कपड़ों की फटी हुई स्थिति से मेल नहीं खा रही। वो सोचता है, या फिर चोट लगने के बाद किसी और ने उसके कपड़े बदले होंगे। एक सेकंड को चुप्पी छा जाती है और फिर बेहोश लड़की अपना सिर हिलाती है। लिन के चेहरे पर हल्की सख्ती आती है और वो निष्कर्ष निकालता है, हाँ, यही हुआ होगा। कपड़े किसी और ने बदले हैं और शायद वही व्यक्ति इस बैज का असली मालिक था। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, एक सामान्य आदमी की नज़र से देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त कुछ हुआ। सैंपल 277, यानी वो लड़की धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने खड़ी है एक काली आकृति जो बस एक ही सवाल पूछती है, तुम जाग गई? लिन उसके पास जाता है, हाथ आगे बढ़ाता है, कैसा लग रहा है तुम्हें? और तुरंत रोक देता है उसे, हिलो मत, सिर्फ लेटी रहो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। लड़की उसे देखती है, उसकी आंखों में भरोसा है। मन ही मन कहती है कि उसे उससे कोई आकाशीय कंपन महसूस नहीं हो रहा है। ये एक आम इंसान है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। लिन फोन निकालते हुए, तुम्हारी चोटें गहरी हैं, मैं एम्बुलेंस कॉल कर रहा हूं। तभी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में डर है, आवाज कांप रही है, नहीं, प्लीज उन्हें मत बुलाओ। लिन की आंखें फैल जाती हैं। क्या? क्यों? वो लड़की अब खड़ी होती है, कांपती हुई कहती है, वो वो मुझे मारना चाहते थे। मैं मैं किसी तरह भाग आई। वो उसके करीब आती है, मदद की भीख मांगती है। लिन एक पल को चुप हो जाता है, सोचता है, ये क्या है? कौन उसका पीछा कर रहा था और क्यों? और फिर उसे याद आता है, इसलिए इसीलिए वो मेडिकल गाउन में थी, क्योंकि वो भागी थी। वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। अचानक सब कुछ जुड़ने लगा। लीन की आंखों में एक चमक उभरी। उसने खुद से पूछा, अगर ये आग किसी गुप्त वैज्ञानिक शोध से जुड़ी हो तो? उसके दिमाग ने तेजी से घटनाओं की एक श्रृंखला को जोड़ा। एक रिसर्च जिसके पीछे छिपे थे कई राज, एक खतरनाक खलनायक जिसने साजिश की आखिरी हदें पार कर दी थी, और एक वैज्ञानिक जो शायद बहुत कुछ जान चुका था। खलनायक ने दी थी क्रूर प्रतिशोध की धमकी, और जवाब में उस वैज्ञानिक ने गुस्से में बम को सक्रिय कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी फैसला लिया, एक लड़की को अपने कपड़े देकर बाहर भेज दिया। पर फिर सवाल ये उठा, अगर वो बच गई तो पूरी तरह भीगी क्यों है? लीन की आंखें सैंपल 277 पर टिकी थीं। उसने खुद से कहा, ताकि आग से ना जले, ये पूरी तरह तार्किक है। और फिर जब उस लड़की ने मासूम सी आंखों से उसकी तरफ देखा, बिल्कुल भोली, बड़ी बड़ी आंखें, भीगे बाल, थरथराते होंठ, तो लिन चुप हो गया। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ फैलाया। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम ठीक हो, क्योंकि बाहरी घाव नजर आते हैं पर अंदर के जख्म वो छिपे रहते हैं, और वही सबसे खतरनाक होते हैं। लिन ने उंगली उठाकर कहा, अगर तुम्हारे अंदरूनी अंगों को चोट पहुंची है तो ये जिंदगी और मौत का मामला हो सकता है। फिर उसने उसका हाथ थामा।
कोमलता से, भरोसे के साथ। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूं। और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारी जांच कर सकता हूं? बस जहां तुम खुद तैयार हो मिलने को। उसके बाद लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्यों? मैं हर बार मुसीबत में फंसे किसी अजनबी की मदद के लिए तैयार हो जाता हूं। क्यों लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है? और फिर एक आखिरी ख्याल आया, अगर ये लड़की किसी और से टकराती तो शायद इतनी खुशकिस्मत ना होती। और भले ही उसने जो अनुभव किया था, उसने उसके दिल में ढेरों डर पैदा कर दिए हों, फिर भी उसे इस दुनिया की गर्माहट का एहसास दिलाना जरूरी था। सैंपल 277 की आंखें चमक रही थीं और लिन सोच रहा था, यह कैसा एहसास है? लड़की ने लिन से नजरें नहीं हटाई। लिन ने हाथ बढ़ाकर कहा, अगर तुम्हें असहज महसूस हो तो मुझे जरूर बताना। जिस पर सैंपल 277 ने शर्मिंदगी से सिर हिला दिया। लिन ने धीरे से अपना हाथ उसके पैर के घाव पर रखा। लड़की ने जोर से सांस छोड़ी। लिन उसे देखता रहा, ये सोचते हुए उसके शरीर पर शॉकवेव के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं और अंदरूनी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन शायद मामूली फ्रैक्चर है। उसने उसके घुटने को टटोला और सोचा, कोई गंभीर चोट नहीं है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, बस उचित इलाज चाहिए। सैंपल 277 ने लिन को ध्यान से देखा, अपने होंठ भींच लिए, ये सोचकर उसकी आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। वह खुद को उजागर नहीं होने देगी, क्योंकि वह उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती। घबराहट के मारे उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लिन उसकी ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तहखाने से दवा लेने जा रहा हूं। उसने उसे थोड़ी देर लेटने को कहा। लड़की ने कांपते हाथ से आगे की ओर इशारा किया। गलियारे की ओर उसने धीमे से कहा, उसे ठंड लग रही है? लिन ने एक शर्मीली सी मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसकी पीठ दूर होती गई, लेकिन जैसे ही वो गया, सैंपल 277 की नजरें तेज हो गईं। उसके मन में एक विचार कौन था, अब वक्त आ गया है शुरू करने का। वो धीरे से अपनी जगह से सरकती है, एक बिल्ली की तरह दबे पांव। उसके मन में केवल एक लक्ष्य था, इस युवक को चुपचाप बिना आवाज की खत्म करना। लेकिन तभी उसकी सांसें अटक गईं। लड़की अचानक वहीं जम गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसने धीरे से अपनी नजर घुमाई और पीछे देखा। एक गारगोयल खड़ा था, जिसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। सैंपल 277 का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने महसूस किया, यह ठंड और द्वेष से भरी ईथर की लहर है। डर और आश्चर्य में उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो तुरंत बगल की ओर मुड़ी और देखा, उसका ईथर संबंध पूरी तरह बहाल हो चुका था। दीवार के पास दो विशाल परछाइयां धीरे धीरे आकार ले रही थीं। उसकी नजर अचानक मेज पर पड़ी। एक फूल था और वो भी जिंदा था। ये कैसे हो सकता है? वो आश्चर्य में बुदबुदाई। उसने एक किताब देखी और फिर एक अजीब सी अनुभूति के साथ डार्क मन्ना की ओर मुड़ी। चारों तरफ हर चीज जिंदा लग रही थी। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी नजर फिर से लीन की पीठ पर गई और उसने खुद से पूछा, क्या ये इंसान है भी? और अगर है तो ये सब मुमकिन कैसे है? लेकिन अगले ही पल सैंपल 277 ने खुद को संयमित किया। वो तेजी से कुर्सी की ओर दौड़ी, एक छलांग मारी और फिर उसी तरह लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की ने अपनी बाहें मोड़ ली और पूरी तरह जम गई। लीन ने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर मुड़ा और जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। सैंपल 277 चुपचाप कुर्सी पर लेटी थी। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। लिन हल्का सा मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और सोचा, यह लड़की बिल्कुल एक पेंगुइन जैसी है, प्यारी लेकिन जरा सी बेवकूफ। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैं इस सोफे का इस्तेमाल शायद सिर्फ मरीजों को लिटाने के लिए ही करता हूं। अगर एक आईवी भी लगा दूं तो मैं डॉक्टर कहलाने लायक हो जाऊंगा। वह लड़की के पास गया, अपनी बांह फैलाई और पूछा, क्या अब तुम थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हो? फिर मुस्कुराकर बोला, थोड़ा इंतजार करो, मैं तहखाने से दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम ऐसे ही लेटी रहो, उठना मत, समझी? सैंपल 277 ने तेजी से सिर हिलाया।
उसकी आंखों में चमक थी। लिन मुस्कुराया। तुम बहुत प्यारी हो। सैंपल 277 की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से लिन को देखा, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कि लिन के पीछे कोई भयंकर आभा खड़ी है। भयानक और क्रोधित। लिन मुड़ा और जल्दी से तहखाने की ओर चल दिया। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी उंगलियां चटकीं और वह दरवाजे के पीछे गायब हो गया। अकेली रह गई सैंपल 277। उसके चारों ओर राक्षसों की परछाइयां घूम रही थीं। उसकी आंखों में डर भर गया। उसने धीमे से सोचा, क्या उसका मतलब यह था कि जब तक वो लौटे मैं हिलूं भी नहीं, तभी मैं जिंदा रह सकती हूं। उसके चारों ओर डरावने डरावने राक्षस थे। हर कोना अंधेरे से नहीं, सांस लेते खींचते छटपटाते जीवों से भरा था। और वो खुद बस ये सोच रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यह किताबों की दुकान अब एक पनाह नहीं थी, बल्कि एक सांस लेता हुआ घूरता हुआ दुस्वप्न बन चुकी थी। उसने एक पल के लिए महसूस किया उन जीवों की निगाहें सीधे उसके भीतर उतरती हुई, लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसकी अपनी आंखों में छाई अजीब सी शांति थी। सैंपल 277 को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी हथेलियों के बीच कैद हो। और तभी उसने देखा उस चेहरे की मुस्कान को, इतनी कोमल, इतनी गर्म, जैसे पल भर को भरोसा हो जाए मगर अगले ही पल वही मुस्कान बन सकती थी। एक ठंडी चेतावनी से भरी सर्द छाया। और वह डर गई, बहुत बुरी तरह डर गई। पर सवाल यह था, उस भयानक आदमी ने उसे बचाया क्यों था। और ठीक उसी वक्त लिन लौट आया। चिंता मत करो, मुझे बस कुछ ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उसने दवा का डिब्बा मेज पर रखा और नर्म आवाज में कहा, पहले सब कुछ ठीक करना होगा। लेकिन तभी वह उसे कांपते हुए देखता है, बुरी तरह कांपती हुई, जैसे उसकी रूह ही डर गई हो। एक पल को लिन उलझन में पड़ गया। आखिर उसे क्या हो गया है, वो इतनी घबराई हुई क्यों है। फिर उसने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि वो समझ चुका था बच्चे दवाओं से डरते हैं, इंजेक्शन से भी, और कभी कभी लोगों से भी। एक जिम्मेदार वयस्क की तरह उसे कुछ कहना था, कुछ ऐसा जो माहौल को हल्का कर सके। लिन मुस्कुराता है और थोड़ा झुककर उसे पूछता है, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो। क्या तुम सचमुच मुझसे डरती हो। एक पल की खामोशी, फिर एक हल्की हंसी से कहा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, मैं कोई परियों की कहानियों वाला राक्षस नहीं हूं जो बच्चों को दोनों गालों से पकड़कर उड़ा ले जाता है। उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन सैंपल 277 की आंखों में डर गहराने लगा। वह कांप उठी और मन ही मन बुदबुदाई। अब समझ में आया, यही उसकी योजना थी, इसीलिए मुझे चुना, मैं जो पलटवार नहीं कर सकती। उसके आंखों के कोनों में आंसू उभर आए। वह इधर उधर देखने लगी, एक रास्ता, एक उम्मीद, कहीं कोई दरवाजा। लेकिन फिर उसकी नजर उस भारी बंद दरवाजे पर पड़ी और तभी उसे एहसास हुआ, मैं बच नहीं सकती। वह धीरे धीरे नीचे बैठ गई, अपनी बाहें घुटनों पर टिकाईं और टूटे स्वर में बोली, मैंने ही उससे कहा था कि वो दरवाजा बंद करे। अब सब खत्म है। कमरे की हवा भारी हो गई थी। ठंडी पसीने की बूंदें उसके गालों पर ढुलकने लगीं। एक पल सन्नाटा, फिर उसने हल्के से आस्तीन ऊपर की और खुद से कहा, कोई विरोध नहीं कर सकती मैं, तो बेहतर होगा खुद ही सब खत्म कर दूं। उसने कांपता हुआ हाथ उठाया, उस आदमी की ओर बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, खा लो मुझे, बस तकलीफ मत देना। एक पल का ठहराव। लिन चुपचाप उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर उलझन थी और फिर उसने धीरे से सिर झटकते हुए कहा, तुमने सब गलत समझा, यह सिर्फ एक मजाक था, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। वह आगे बढ़ा और बड़ी नरमी से रुई की ऊन उठाकर थाम ली। लिन ने एक लंबी सांस छोड़ी और बुदबुदाया, क्या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई इतना बुरा है। उसने याद किया, उसने ऐसा ही मजाक पहले भी बूढ़े विली से किया था, और तब विली की प्रतिक्रिया इतनी अजीब नहीं थी। अब वह चुपचाप अपने होंठ भींच लेता है, सोचते हुए, शायद सैंपल 277 ने मेरी हर बात उतनी ही गंभीरता से ले ली। दूसरी ओर सैंपल 277 शर्मिंदगी से मुंह फेर लेती है, मन ही मन सोचती है, शायद मैंने उसे गलत समझा
और वो सच में इतना बुरा नहीं है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। छत पर एक छाया नहीं, एक विशाल राक्षसी झुंड। उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह तुरंत नीचे देखने लगती है, कांपती हुई सोचती है, नहीं, वो अच्छा नहीं हो सकता। उसके ऊपर ये सब कैसे मंडरा सकते हैं। लिन एकदम शांत, जैसे उसे इन राक्षसों की मौजूदगी का पता ही ना हो। वह चिमटी उठाता है और बड़े ध्यान से उसके घाव की मरहम पट्टी करने लगता है। सैंपल 277 का चेहरा पसीने से भीगा हुआ, डर और संकोच की परतों में लिपटा। तभी लिन धीरे से उसका हाथ थामता है और बेहद नरमी से कहता है, जब तुम इसकी आदत डाल लोगी तो ये दर्द नहीं करेगा। वह रुकता है और मुस्कुरा देता है, जैसे कुछ याद आ गया हो। ओह, मैं अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं लिन हूं, इस किताबों की दुकान का मालिक। हालांकि व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा। फिर थोड़ा झुकते हुए पूछता है, क्या तुम भी अपना नाम बताओगी। सैंपल 277 बिना ऊपर देखे धीरे से सिर हिला देती है। नहीं, वह कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है। लिन की भौहें चढ़ती हैं, थोड़ा चौंकता है। सैंपल 277 का मन बिखरने लगता है अंदर ही अंदर। मैं सिर्फ एक सैंपल हूं। सैंपल 277 अपना पूरा जीवन एक कांच के कैप्सूल में बिताया, लेकिन वो मैं नहीं हूं। लिन चुपचाप मरहम लगाता है। उसके मन में गूंजती है एक बात, कोई नाम नहीं। वह सोचता है, क्या उसे अपना पिछला जीवन याद नहीं, या वो बस अपनी पहचान छुपाना चाहती है। और फिर वह कल्पना भी नहीं कर पाता उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। एक भागी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह जो हर छाया से डरती है, उसने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। चुपचाप सैंपल 277 को देख रहा था। उसकी आंखों में कौतुक नहीं, करुणा थी, जैसे किसी अनजाने धूप को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वह सोचता है, ये बच्ची मजबूर भी है, मजबूत भी, और हां, जिद्दी भी। फिर अचानक वह धीरे से झुकता है और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरता है। सैंपल 277 चौंकती नहीं, लेकिन उसकी पलकों में कंपन होता है। लिन उसका हाथ थामते हुए कहता है, अतीत को मत सोचो। फिर पट्टी उठाता है और उसके हाथ पर बड़े प्यार से बांधता है, जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स की रिबन बांध रहा हो। उसकी आवाज नरम है, ये बस संख्याओं का एक क्रम है, भुलाया जा सकता है। अपने कूल्हे पर हाथ रखकर और मुस्कुराकर कहता है, सबसे जरूरी बात यह है कि अभी यहां क्या हो रहा है। सैंपल 277 ने अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। वह सोचती है, क्या मैं गलत हूं, क्योंकि उसके हाथ और शब्द इतने गर्मजोशी भरे क्यों हैं। लिन खून से सनी रुई ट्रे पर रखता है, फिर सदे हुए स्वर में कहता है, अब तुम्हारी पीठ का इलाज करना है। वह उसकी ओर देखता है, पलटो और कोट उतारो। सैंपल 277 चुपचाप सिर हिलाती है और धीरे धीरे पलट जाती है। एक पल के लिए वह अपने बालों को ठीक करती है, फिर दोनों हाथों से कोट खींचती है और बहुत धीरे से उसे कंधे से नीचे सरकाने लगती है। लिन अचानक स्थिर हो जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा सख्त। उसके सामने सैंपल 277 की पीठ पर कई खरोंचें उभर आई थीं, गहरी, पुरानी और ताजा। उसकी नजरें धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है और फिर टिक जाती है उसकी गर्दन पर, जहां एक बड़ा भयावह गहरा घाव साफ नजर आ रहा था। आगे बढ़कर लीन ने कहा, उसे थोड़ी सी चुभन हो सकती है, इसलिए उसे धैर्य रखना होगा। उसका हाथ धीरे से औजार की ओर बढ़ा। रुई का फाहल लेकर वह धीरे धीरे उसकी पीठ के जख्मों पर मरहम लगाने लगा। लिन ने लापरवाही से खून से सनी पट्टी जमीन पर फेंक दी। मुड़कर उसने कहा, क्योंकि कोई संक्रमण नहीं है, चमफत ये अमुस, इसलिए उचित देखभाल से यह जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए लिन ने पूछा, तुम किस तरह के जीवन का सपना देखती हो? क्या भविष्य के लिए तुम्हारी कोई योजना है? सैंपल 277 ने आंखें खोली। अपने घुटनों को सहलाते हुए सैंपल 277 ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लिन ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि उसकी निगाहों में उलझन नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, और यह स्पष्ट था
कि जिस लड़की ने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव किया था, उसे अभी तक अपना रास्ता नहीं मिला था। आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोचा, उससे बात करने का यही सबसे अच्छा समय है। मुस्कुराते हुए लिन ने कहा, उसे एक नई पहचान चाहिए। फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए लिन ने कहा, मैं बस एक सहायक ढूंढने के बारे में सोच रहा था, और अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं है तो तुम रुक सकती हो। मैं गारंटी देता हूं तुम यहां सुरक्षित रहोगी। अपनी तर्जनी उंगली उठाते हुए लिन ने कहा, अगर तुमने पहले ही कुछ सोच लिया है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। सैंपल 277 ने किताबों की दुकान में सहायक की नौकरी के बारे में सोचते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। हार मत मानो, लिन ने कहा, अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं है तो तुम रुक सकती हो, और मैं गारंटी देता हूं तुम यहां सुरक्षित रहोगी। लेकिन अगर तुमने पहले से ही कुछ सोच रखा है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। यह सुनकर सैंपल 277 ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया और धीरे से पूछा, किताबों की दुकान में सहायक? लिन चालाकी से मुस्कुराया और जवाब दिया, बिल्कुल सच है, काम मुश्किल नहीं है। इतना कहने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ में एक किताब उठाई और हंसते हुए सोचा, अगर मैं अपना सारा काम इस पर डाल दूं तो मैं दिन भर पढ़ सकता हूं। यह सोचकर लिन ने अपनी बाहें फैला दी और मुस्कुराते हुए बोला, एक सहायक के रूप में तुम्हें बस व्यवस्था बनाए रखनी होगी, ग्राहकों का पंजीकरण करना होगा और किताबों को छांटना होगा। बहुत आसान है। यह सुनकर लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और मन ही मन खुद से पूछा, क्या पंजीकरण कराना वाकई इतना आसान है? उसने धीरे से उत्साह से अपना हाथ भींच लिया, लेकिन अगले ही पल डर की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई। कांपती हुई सैंपल 277 ने खुद से कहा, सिर्फ यहां होने से ही मैं इस जगह के दमनकारी माहौल को महसूस कर सकती हूं। फिर ऐसे काम को आसान कैसे कहा जा सकता है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही बंद की वह एहसास असीम रूप से तीव्र हो गया। उसकी सांसें भारी होने लगी और उसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कई राक्षस मंडरा रहे हों। उसने बुदबुदाया, जो दृश्य मैंने देखा है दो वह किसी घटिया किताबों की दुकान से कोसों दूर है। वापस रेंगने की कोशिश करते हुए सैंपल 277 ने सोचा, इस जगह की कल्पना करना भी डरावना है। मानो मेरा अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से यहां नहीं रहना चाहता। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं। उसकी आंखों में उत्तेजना साफ झलक रही थी। अगर मैंने नहीं माना तो ज्यादा से ज्यादा मैं सच्चाई के समाज से लगातार टकराती रहूंगी, लेकिन मुझे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर मैं किसी तरह बच भी गई तो भी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ही बच पाऊंगी। उसने उन सभी बातों की कल्पना की जो उसे वाकई परेशान कर रही थी, और आगे सोचा, सबसे बुरी स्थिति में अगर मैंने लिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो शायद मैं इस दुकान का दरवाजा भी नहीं छोड़ पाऊंगी। और तब एक खौफनाक सच उसके जहन में कौन था। दोनों विकल्पों में जोखिम लगभग एक जैसे ही थे। ये सोचते ही उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। सैंपल 277 मानो जम सी गई। एक छोटे से विराम के बाद विचार नदी की तरह उसके भीतर उमड़ने लगे। वह सदमे से लाल हो गई। लिन चुपचाप उसे देखता रहा, ये सोचकर कि वह अभी भी किसी बात पर ध्यान से सोच रही है, हालांकि वह ज्यादा समझदार नहीं लग रही। उसने मन ही मन सोचा। फिर आगे बढ़ते हुए उसने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और नरमी से कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा या तुम्हारी योजनाओं में दखल नहीं दूंगा, इसीलिए इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लिन घुटनों के बल बैठ गया और नरमी से बोला, तुम्हें अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तुम्हारे जख्म ठीक हो जाए तब बात करेंगे। ये कहने के बाद उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक होने तक यहां रह सकती हो, और उसके बाद तुम तय कर सकती हो कि तुम्हें रुकना है या जाना। यह सुनकर सैंपल 277 ने शांति से नजरें फेर ली। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने धीरे से उसकी जैकेट पकड़ ली। फिर सैंपल 277 रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसके मन में एक विचार था, विकल्पों की तुलना करने पर
रुकना ही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा है। एक नई पहचान मिल रही है, एक आश्रय भी, और कीमत चाहे जितनी भी ज्यादा हो, शायद अब यही सही है। उसे सावधान रहना होगा कि उसके जख्मों को ठेस न पहुंचे। ये सोचते हुए लिन ने धीरे से उसकी जांघें पकड़ लीं, अपनी आंखों के कोने से उसे देखते हुए। लिन ने कहा, यहां कोई खाली जगह नहीं है, इसलिए तुम मेरे बेडरूम में सोओगी और मैं सोफे पर। कल मैं तुम्हारे लिए नया बिस्तर ले आऊंगा। यह सुनकर सैंपल 277 ने खुद को थोड़ा और करीब खींच लिया। लिन अब उसे पीठ पर ले खड़ा हो गया। लड़की ने खुद से कहा, मैं उसके दिल की धड़कन सुन सकती हूं, 1 मिनट से भी कम समय में। लिन उसे लेकर अपने कमरे में पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सैंपल 277 ने जो देखा उससे बहुत डर गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसकी आंखें बिस्तर के ऊपर चमकते ड्रीम कैचर पर टिक गईं। लिन मुस्कुराया और नरमी से बोला, ये एक पुराने ग्राहक की तरफ से एक यादगार है। ये अच्छे सपनों को पकड़ने में मदद करता है। और हाँ, मैंने इसका खुद परीक्षण किया है। सैंपल 277 की आंखें चौड़ी हो गईं। ड्रीम कैचर को घूरते हुए उसने मन ही मन सोचा, क्या वो इस जाल की बात कर रहा है जो किसी गहरे शिकारी की आभा उत्सर्जित करता है? उसे याद आया, मैंने प्रयोगशाला में पहले भी इसी आभा वाले एक ऐसे ही जाल के टुकड़े देखे थे, और यह वस्तु खतरनाक थी क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप से इसकी सुरक्षा बिल्कुल अलग स्तर की थी। उसने याद किया, मुझे बताया गया था कि यह एक स्वप्न जानवर से आया है जिसे एबिस प्रीडेटर कहा जाता है। सपनों की दुनिया का एक जानवर जो अपनी शक्ति के कारण छोटे छोटे सपने बुनता है और लोगों को दर्दनाक दुःस्वप्नों में घसीटता है, जहां यह धीरे धीरे उन्हें मार डालता है। प्रतिबिंब को देखते हुए सैंपल 277 ने मन में सोचा, इस बार तो ये किसी षड्यंत्र की कलाकृति जैसा लग रहा है। सिर नीचे झुकाए वह सोचने लगी, वो बूढ़ा खरीदार कौन है? क्योंकि इस कलाकृति को देखकर कोई भी कह सकता है कि उसकी क्षमताएं अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हैं। तभी उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक तलवार चमकी। लिन ने बिना कुछ छुपाए कहा, यह किसी और खरीदार की ओर से एक और स्मृति चिन्ह है। यह मेरे परिवार के गौरव का प्रतीक है। सैंपल 277 ने चौंक कर पीछे देखा। सोचने लगी, इस तलवार की आभा ड्रीम कैचर से बेहतर है, लेकिन इसकी सफेद लॉबी काफी खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें किसी शक्तिशाली शूरवीर की आत्मा है जो हमेशा किसी का सिर काटने को तैयार है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और तब उसे सच में एहसास हुआ, मैं वाकई लिन के बेडरूम में हूं और वो मुझे किसी चीज से आगाह कर रहा है। सैंपल 277 को बिस्तर पर लिटाकर लिन ने देखा। वो उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद वह नए माहौल से डर रही है, जबकि मैं उसके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आया हूं। अलमारी की ओर मुड़ते हुए लिन ने कहा, यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे फोन कर देना। फिर लिन ने उसे कुछ कपड़े दी और कहा, बदल लो, फिर आराम करो। सैंपल 277 ने धीरे से अपना कोट उतारा। सोचने लगी, यहां सचमुच कोई नहीं है। फिर साफ कपड़े पहनते हुए उसने शर्मिंदगी से सोचा, मुझे उसके साथ एक आम इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसने सिर पीछे घुमाया और पूछा, क्या लोगों के शरीर का तापमान हमेशा इतना ज्यादा रहता है? लिन मुस्कुराया, अपनी हथेली उसके माथे पर रख दी और कहा, खून की कमी के कारण तुम्हारे शरीर का तापमान बहुत कम हो गया है, इसीलिए खुद को कंबल से ढक लो। तलवार की ओर बढ़ते हुए लिन मन ही मन सोचता है, बच्ची डर रही है, मुझे इसे कहीं रख देना चाहिए। लेकिन फिर वह हल्की आवाज में बोलता है, यहां सिर्फ मेरा निजी सामान है, जो है उसी से काम चलाना होगा। उसने पलटकर उसकी ओर देखा और सीधा सवाल किया, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? और फिर मुस्कुराकर बोला, शायद तुम्हें एक नया नाम रख लेना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? अगर नहीं तो मैं मदद कर सकता हूं। लड़की शर्मिंदा होकर कंबल से अपना चेहरा ढक लेती है। लिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। कुछ सोचता है, फिर खिड़की की ओर मुड़ते हुए धीरे से कहता है, ठीक है, सोच लो। फिर वह एक बार और उसकी ओर देखता है और बिना झिझके नाम सुझाता है, मून। फिर हल्के स्वर में पूछता है, क्यों?
मैं तुम्हें क्या कहूं, और खुद ही जवाब देता है, आज से तुम्हारा नाम मून होगा। ये सुनकर लड़की की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक पल को वह हैरान रह जाती है। लिन कमरे का दरवाजा बंद करता है और वापस सोफे पर आकर बैठता है। अब वह मन में सोच रहा है, कोई निशान नहीं बचा। वह बहुत सावधानी से चल रही है, ऐसा ना लगे कि उसका पीछा किया जा रहा है। अब असली समस्या उसके सामने थी, पंजीकरण। उसे पता था, हालांकि कागजी कार्रवाई में मैं सहज नहीं, मगर इस तरह के कामों का मुझे अनुभव है। वह फोन उठाता है, सोच विचार करते हुए अपने पुराने ग्राहकों के बारे में सोचता है। क्या वे पहचान की जालसाजी में मेरी मदद कर सकते हैं? उन्हें संपर्क करना होगा। उसे याद आया, यह कम्युनिकेटर तो उसे पहली ग्राहक ने दिया था। तय हो गया जब उसने स्टोर में काम करना शुरू किया था, और वही ग्राहक, उसने ही उसे लाइसेंस दिलाने में मदद की थी। मुस्कुराते हुए लिन ने सोचा, उसने मुझे ये इसलिए दिया था कि मैं उसे एक उपयुक्त किताब ढूंढने में मदद कर सकूं। हालांकि उस समय यह कोई असामान्य बात नहीं लगी थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि वही बातचीत उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। वह मन में मुस्कुराता है। वो मुझे किसी हीरो की तरह समझती थी, जो साफ तौर पर एक अतिशयोक्ति थी। अपने संपर्कों में चेरी का नंबर देखकर मेरी लिन की आंखें कुछ सोचने लगती हैं। उसने कहा था कि ये नंबर 24 घंटे चालू रहता है, रब, और अगर कभी जरूरत हो तो मदद मांग सकता हूं। जेब में हाथ डालते हुए लिन ने सोचा, पिछले 3 सालों में मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई और मैंने कभी इस नंबर पर कॉल नहीं किया। लेकिन अब जब मेरे पास एक नया कर्मचारी है, तो मुझे स्टोर में शांति से काम करने के लिए उचित माहौल बनाना होगा। वह कॉल करता है। फोन पर एक धीमी बीप सुनाई देती है और फिर रिसीवर से एक जानी पहचानी आवाज आती है। चांद एक बड़ी हवेली के ऊपर तैर रहा था। हवेली के एक कमरे में एक नौकरानी मेज पर बैठी थी। तभी फोन की घंटी बजी और उसकी छाती अचानक कांप उठी। यह महसूस करते हुए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। स्क्रीन पर देखा, लिन का फोन आ रहा है। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। वह धीरे से उठी और कांपते हाथों से फोन उठाया। गालों पर हल्की लाली के साथ नौकरानी ने विनम्रता से अभिवादन किया। गुड इवनिंग मिस्टर लिन। उसी समय लिन लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ा था। चमकती आंखों के साथ उसने फोन अपने कान से लगाया। अचानक उसे एक सुडौल महिला का फिगर दिखाई दिया। वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये चेरी थी? मुझे क्यों लग रहा है कि ये आवाज वह एक अच्छे फिगर और गंभीर स्वभाव वाली लड़की की है। तभी उसकी भौहें तन गईं। एक हल्का झटका, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है। और तभी यादें लौट आईं। चेरी को लेने एक लड़की आई थी, किताबों की दुकान में, एक नौकरानी जो बहुत बड़े अरमान लेकर आई थी। लिन ने चेरी को उस लड़की के हवाले कर दिया और चेरी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। नौकरानी ने भी उसे स्नेह से सहलाया था। वो स्मृति अब साफ थी। वर्तमान में लौटते हुए लिन ने सीधा पूछा, क्या तुम वही नौकरानी हो कि जो चेरी के साथ आई थी? फोन के उस पार लड़की की भौहें हल्के से उठीं। फिर वो मुस्कुराकर कहा, मिस्टर लिन, आप मुझे बेला कह सकते हैं। वह खिलखिलाई। मुझे गर्व है कि आपने मुझे याद रखा, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता था कि आप मेरे जैसे तुच्छ इंसान को बहुत पहले ही भूल चुके होंगे। लिन हल्का मुस्कुराया, हाथ से एक लहराता सा इशारा किया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि फोन इतनी जल्दी उठ जाएगा। 3 साल आखिरकार बीत चुके थे। बेला खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी परछाई चांद की रोशनी में धीमे धीमे आऊ रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी मालकिन के निर्देशों का पालन करती हूँ और कम्युनिकेटर हमेशा अपने पास रखती हूँ। एक पल रुकी, फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या आप उसे जगाना चाहते हैं? दुकान का दृश्य। एक पुरानी कुर्सी जिस पर खून के दाग फैले थे, उस पर एक सफेद कपड़ा गिर गया। लिन झुका, कपड़ा उठाया और दाग पोंछना शुरू कर दिया। वह बुदबुदाया, यह करने लायक नहीं है। यह दाग इतने आसानी से नहीं जाएंगे। फिर रुककर खुद से कहा, खैर, कुर्सी वैसे भी पुरानी है और ये नया दाग बाकी पुराने दागों के बीच उतना अलग नहीं दिखेगा। बेला अब भी खिड़की के पास थी, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने विनम्र स्वर में कहा,
जैसे ही मालकिन जागेंगी मैं उन्हें आपके कॉल के बारे में सूचित कर दूंगी। फिर एक लयबद्ध ठहराव के बाद पूछा, क्या कोई आदेश है? और फिर जोड़ा, अनुबंध के अनुसार आपकी मांगें हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता में आती है। लिन खड़ा हो गया, सीधा खड़ा होकर कहा, मैं इसे आदेश नहीं कहूंगा मिमका तवायब है, लेकिन हाँ एक मांग जरूर है। वह अब भी खून पोंछ रहा था और बोलता गया, मैंने एक बच्ची को बचाया है, मना जिसका मूल अज्ञात है। मामला जुड़ा है 20वीं से 50वीं स्ट्रीट में लगी आग से। मुझे उसके लिए एक नई पहचान और उपयुक्त आवरण चाहिए। सैंपल 277 बिस्तर पर लेटी है, एक शांति, एक मासूम नींद उसके चेहरे पर, हल्की सांसें, जैसे दुनिया की कोई चिंता उससे कोसों दूर हो। इसी बीच फोन के स्पीकर से बेला की आवाज आती है, कृपया 1 मिनट रुकिए, आपकी मांग थोड़ी जटिल है। दुकान के फर्श पर गीला पोछा गिर जाता है। लिन चुपचाप पूरा फर्श साफ करता है। कुछ देर बाद बेला की आवाज फिर सुनाई देती है, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, हम इस दौरान सब कुछ देखने के लिए अपना आदमी भेज देंगे। लिन मुस्कुराया, शांत आवाज में बोला, तुम्हें परेशान किया इसके लिए माफी चाहता हूं। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई, कुछ पुरानी यादें जैसे उभर आई हों। हमारी आखिरी मुलाकात को अब 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज अब भी वैसी की वैसी है बेला। उस ओर बेला ने जमीन पर अपनी एड़ी हल्के से थपथपाई, एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे लिए वाकई कुछ भी नहीं बदला है। बेला अब भी छात की ओर देख रही थी। उसकी आवाज में एक धीमा लेकिन गहराई से भरा कंपन था। इस दौरान पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई मिस्टर लिन, लेकिन एक चीज नहीं बदली, आपके प्रति हमारा आभार और सम्मान। उसने नजरें छात से नहीं हटाई। मालकिन को आपकी बहुत याद आ रही है, वो जल्द से जल्द आपके निर्देश फिर से सुनना चाहती हैं। इतने समय तक उन्होंने आपसे संपर्क नहीं किया क्या? क्योंकि चेरी ने कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं की। उसकी बैंगनी आंखों में सितारों की हल्की झलक झिलमिला उठी। वह एक क्षण रुकी, फिर एक गर्म धीमी आवाज में बोली, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं मालकिन की ओर से आपसे फिर मिलने की अनुमति मांग सकती हूं? हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है मिस्टर लिन। लिन की मुस्कुराहट धीरे धीरे उभरी, एक पुरानी भूली हुई सुकून की तरह। उसने हल्के स्वर में कहा, मैं भी उनसे मिलने को उत्सुक हूं, वे कभी भी आ सकती हैं। फोन धीरे से कान से हटाया और रख दिया। एक गहरी सांस। यह अपराधबोध जो कभी नजरें झुकवा देता था, वो कहाँ चला गया? लिन ने दोनों हाथ आपस में बांध लिए, जैसे अपने भीतर से सवाल खींच रहा हो। मैं उन्हें कोई असुविधा नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी लगता है जैसे जैसे मैं उनकी उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतर पाया। वह अब फोन को देखता रहा, शांत, गंभीर, सोच में डूबा। और फिर उसने बाहें फैला दी, जैसे थक गया वो सब सोच सोचकर। मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा, क्या ये पुराने व्यावसायिक संबंधों की वजह से है? उसकी आंखें बंद हो गईं। धीमे से सोचा, शायद मेरे योगदान की वजह से, जो शुरू से ही असामान्य रहा है। और अब 3 साल बाद भी ओ, कुछ बदला नहीं, बल्कि शायद ये और भी बदतर हो गया है। उसने जम्हाई ली, धीरे से कहा, पता भी नहीं चला, भोर हो चुकी है। मुझे अब एक बिस्तर खरीद ही लेना चाहिए और थोड़ी देर सो भी लेना चाहिए। तभी एक रेडियो या न्यूज स्ट्रीम की आवाज कमरे में गूंजी। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार एक निश्चित क्षेत्र के शॉपिंग मॉल और गैस विस्फोटों के कारण अस्थायी रूप से बंद किए जा रहे हैं। गहरी सांस छोड़ते हुए लिन ने बुदबुदाया, सब कुछ हमेशा की तरह समय पर है। एक कदम आगे बढ़ाया, क्लिक। उसकी उंगलियां चटक उठी, हाथ ऊपर उठाते हुए, चेरी, वो मुझे बहुत गंभीरता से लेती है। इतनी कम उम्र में किसी की अत्यधिक पूजा और आराधना करना कोई अच्छी आदत नहीं है। उसकी निगाहें हल्की लाल हो गईं। अंधेरे में दूर कहीं ताकते हुए वो बुदबुदाया, अगली बार जब वो यहां आए तो मुझे उससे अच्छी तरह बात करनी होगी। उसकी नजर अपनी परछाई पर पड़ी, वही चुपचाप फैलती हुई परछाई जो अब धीरे धीरे जमीन से उभरने लगी थी। हाथ ऊपर किए, जैसे किसी पुराने अनुष्ठान को फिर से शुरू कर रहा हो। अब मुझे फिर से सब कुछ खुद करना होगा। उसकी नजर जमीन पर पड़े चेंसों पर पड़ी। उसके ऊपर रखी लालटेन भड़क जोर से जल उठी और फिर
चेनसो की घातक आवाज गूंज उठी। जैसे ही चेनसो चालू हुआ, लिन के पीछे एक लंबी, बहुत लंबी परछाई उभरने लगी। दुकान के चारों ओर काले चमकदार आंखों वाला एक साया लहराने लगा। अंधेरा झपटता हुआ शहर की छतों पर फैलने लगा। वह परछाई एक घर के दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजा आधा खुला था, भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। और फिर टीवी पर अचानक डरावनी मुस्कुराहटें उभर आईं। चेहरे विकृत, आंखें खाली, होंठ खून से सने। कॉलिन! उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हल्की रोशनी में उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसके होंठ कांपते हुए बोले, ना नहीं, नहीं, कोई मुझे बचाओ। उसके शरीर ने कांपना शुरू किया। ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा क्या करने वाली है? उसने एक नजर अपने पास डाली। एक लाल, गाढ़ा लाल खून का तालाब। चेनसॉ की आवाज अब और भी तेज थी, उसकी धड़कनों को चीरती हुई। कॉलिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कानों ने जैसे सब कुछ बंद कर दिया हो। अब मैं इस आवाज को और नहीं सह पाऊंगा। और तभी चेनसो से लाल खून टपकने लगा, तेज, लगातार, खून के छींटों के बीच। लिन उन्हें एक एक करके काट रहा था। उसके चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। लिन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी बाहें अब दोनों ओर फैल चुकी थीं और उसने चीखते हुए कहा, तो कॉलिन, क्या तुम मुझे वाकई देख पा रहे हो? उसकी आवाज में एक झंझनाती हुई गूंज थी, गूंज जो सिर्फ डर को जगाने के लिए थी। फिर वह चिल्लाया, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मौत, हाँ, मौत ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। एक कदम आगे बढ़ाया। चेहरा लाल था, आंखें जलती हुई। नरक के लिए तैयार हो जाओ कॉलिन, मैं तुम्हारा स्वागत वहीं करूंगा। लेकिन ये सब सिर्फ कॉलिन के दिमाग में हो रहा था। एक डरावनी कल्पना, एक मानसिक चित्र जो उसकी रगों में ठंडक दौड़ा रहा था। कॉलिन की सांस तेज हो गई। उसने अपनी बाहें आपस में बांध ली, एक कोने में दुबक गया, खुद को समझाता हुआ, शोर मत करो, चुप रहो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। कुछ भी करो, कुछ भी, बस बच जाओ। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ बुदबुदा रहे थे। मैं वफादारी की कसम खाता हूं, सच में, मैं सब मान लूंगा। बस बस मुझे मत मारो। तभी उसके बगल में रखा नाइट स्टैंड हिला। कॉलिन चौंक कर उछल पड़ा, फोन की तरफ झपटा। स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था। उसने जल्दी से खुलकर पढ़ा, चंद्रमा की बात सुनो, वह तुम्हें शांति और दया का आशीर्वाद देगा। नीचे एक मोहर लगी थी, डोम चर्च ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की है। फिर एक चेतावनी, मैं जल्द ही जांच करूंगा। इस बीच कृपया कोई जोखिम भरा काम ना करें। यदि कुछ हो जाए तो नीचे दी गई विधि से पवित्र जल तैयार करें। स्क्रीन पर अब एक चमकती हुई लकीर दिख रही थी। यह कोडित है, इसे पढ़ने के बाद यह गायब हो जाएगा। नुस्खा, 5 ग्राम चांदनी घास, 3 ग्राम छाया फूल, आईजी मोती, 0.16 ग्राम परिष्कृत नमक, 0.2 ग्राम सोने की पत्ती, 500 मिलीलीटर पानी, इन्हें मिलाएं, निकाले, मंत्र पढ़े। कॉलिन ने यह सब जल्दी जल्दी पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द पढ़े, संदेश विंसेंट का था। बेला ने अपनी एड़ियां जमीन पर पटकी। उसने हाथ जोड़े और गलियारे में आगे बढ़ी। 1 मिनट से भी कम समय में वह विशाल दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने हाथ उठाया और दस्तक देने का फैसला किया। कमरे के अंदर दस्तक हुई। बेला को अंदर से एक नींद भरी आवाज सुनाई दी, जिसने उसे अंदर आने को कहा। बेला ने दोनों दरवाजे खोल दिए। उसके सामने एक सुरक्षात्मक क्षेत्र प्रकट हुआ, जिसने तुरंत पहचान शुरू की और बेला को अंदर जाने दिया। अंदर बिस्तर पर कई तकिए थे, उनके नीचे से सफेद बाल दिखाई दे रहे थे। बेला धीरे धीरे बिस्तर के पास गई। उसने झुककर अपनी मालकिन को शुभ रात्रि कहा। कंबल के नीचे से एक पैर दिखाई दिया। लड़की ने मीठी जमाई ली। आंखें मलते हुए चेरी ने पूछा, बेला, क्या समय हुआ है? और कुछ हुआ है क्या? अपनी मालकिन को देखकर बेला ने गहरी सांस ली और कहा, आपको ठीक से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। यह सुनकर चेरी जमीन पर पैर पटकते हुए चिल्लाने लगी, चाहे मैं कितनी भी 100 साल की क्यों ना हो। नींद नींद पवित्र होती है। फिर उसने बेला को आदेश दिया, बताओ क्या हुआ है, और मुझे वापस बिस्तर पर जाने दो। आंखें बंद करते हुए बेला ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात सो पाऊंगी। फिर उसने अपना फोन निकाला और कहा,
मैं मिस्टर लीन के फोन की सूचना देना चाहती हूँ। यह सुनकर चेरी ने तकिया छोड़ दिया और वह जमीन पर गिर गया। सदमे में चेरी ने अपने हाथ अचानक उठाए। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुमने क्या कहा अभी? उसका स्वर कांपता था, मानो कानों पर भरोसा न हो रहा हो। बेला की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। एक उत्साहित मालकिन की परछाई उसमें दिखाई दी। और तभी आखिरकार उसने मुझसे संपर्क किया। चेरी अचानक जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वो अपने दोनों हाथों से चेहरा ढकती रही। उसने सच में किया और अगले ही पल वो बिस्तर पर उछल पड़ी। एक उन्मादी ऊर्जा उसके हर अंग में दौड़ने लगी थी। बेला ने देखा कि उसकी मालकिन एक दीवानी लड़की की तरह कमरे में इधर उधर कूद रही थी। मालकिन, प्लीज। बेला ने उसे बुलाने की कोशिश की, पर चेरी सुन कहां रही थी। बेला ने एक लंबी भारी सांस छोड़ी। उसे समझ आ गया था, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। चेरी अब तकिए को गले लगाए उस पर बार बार लौट रही थी। अपने चश्मे को ठीक करते हुए बेला के मन में ख्याल आया, वो सचमुच एक प्यार में पड़ी लड़की लग रही है, जो अपने प्रेमी के एक कॉल पर पागल हो गई हो। लेकिन फिर उसने अपने ही विचार को झटका। लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा नहीं दिखना चाहिए। कमरे में अब तकिए चारों दिशाओं में बिखर चुके थे। कुछ मिनटों बाद चेरी की दीवानगी शांत हो चुकी थी। वो तकियों के नीचे से धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर निकली। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, शायद खुशी की गर्मी कम करने के लिए। गाल पर हाथ रखते हुए चेरी ने ठंडी थकी सी आंखों से धीरे से पूछा, उसने मुझसे क्या कहा था? बेला ने हल्की सी खांसी की। फिर उसने शांत स्वर में जवाब दिया, उसने कहा कि उसे उस लड़की की पहचान बनाने में मदद चाहिए जिसे उसने अपने साथ रखा है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार इस लड़की का संबंध नुओजिन में हुए राक्षसों और सपनों के आक्रमण से हो सकता है, और ट्रुथ सोसाइटी के कारखाने पर हुए हमले से भी। कमरे की हवा एक पल के लिए ठंडी पड़ गई। चेरी की आंखें स्थिर थीं। तकिया उसके हाथों में जकड़ा हुआ था। यह सुनकर चेरी ने लिन के चेहरे वाला तकिया कसकर दबा दिया। बेला ने अपनी मालकिन को कांपते हुए देखा और कहा, या यूं कहें कि हम अपने लोगों को वहां भेजकर ही पता लगा सकते हैं। चेरी की भौहें उठ गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा भर गया और उसने धीरे से कहा, एक लड़की? यह सुनकर बेला ने आंखें बंद कर लीं और खुद से पूछा, मुझे इसकी परवाह क्यों है? चेरी अब आगे पीछे हिलने लगी, बड़बड़ाने लगी, लिन और उसकी नई प्रेमिका को गालियां देने लगी। तकिया अब भी कसकर उसके हाथ में था। बेला ने अपना चश्मा ठीक किया, सोचते हुए, अगर चेरी इसी बारे में सोचती रही तो कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने बात बदलने के इरादे से कहा, मैंने लिन से पूछा था कि क्या हम आ सकते हैं? चेरी ने यह सुना और एकदम चुप हो गई। फिर अचानक उसके कान लाल हो गए, इतनी गर्मी से कि उनमें से भाप निकलने लगी। चेरी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और वह कुछ अस्पष्ट शब्द बड़बड़ाने लगी। उसने बेला को झिझोड़ते हुए कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था। और उसी पल उसने बेला की पोशाक का किनारा कसकर पकड़ लिया। चेरी ने भौहें चढ़ाई और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ पूछा, क्या क्या लीन सहमत है? बेला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, वह सहमत हूं। वह तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अपने दिल को थामे। चेरी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने संतुलन खो दिया और फिर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। चेरी बिस्तर पर गिर गई और स्वप्निल अंदाज में छत की ओर देखते हुए बोली, मिस्टर लिन के अनुरोध को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। नुओजिन में जो कुछ हुआ, कोसपर्म, उसका पता लगाया जाना चाहिए। दाऊद और मुझे तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। अब जब नीलामी समाप्त हो गई है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामले भी निपट गए हैं, अब समय है। चेरी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। बगल में खड़ी बेला को देखकर उसके जहन में एक नाम कौन था? कॉन्ग्रेव। उसे लगा, कॉन्ग्रेव हाल ही में श्वेत जादूगर के बहुत करीब आ गया है। बेला ने झुककर जवाब दिया, मैं किसी को जांच के लिए भेजती हूँ माय लेडी, और अगर इस मामले को आपने अपने हाथ में ले लिया तो यकीन मानिए वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। चेरी कुछ नहीं बोली। बेला ने उसके चेहरे को देखा, गंभीर, शांत, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा था। बेला ने सोचा,
उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई भी चाल चेरी के उत्तराधिकारी होने के दर्जे को हिला नहीं सकती। आखिरकार चैपमैन परिवार प्रकृति को अपना देवता मानता है और सबसे पुराने ड्र्यूड परिवारों में से एक है, और अब इस प्राचीन वंश का उत्तराधिकारी एक मानव ड्र्यूड और एक डार्क एल्फ चेरी का संकर है। एक भारी सच्चाई जिसे कोई जोर से नहीं कहता, लेकिन सभी जानते हैं। बेला की आंखों में अतीत तैर गया। उसने सोचा, कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन केवल 3 वर्षों में वो एक मिश्रित नस्ल की नाजायज संतान से बहुत सारे प्रशंसकों वाली एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी में बदल गई। अफवाहें कहती हैं वो संचार के जरिए लोगों की आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है, इसीलिए लोग डरते हैं, कांपते हैं और उसे कहते हैं चुड़ैल चैपमैन। बेला ने नीचे देखा, एक गहरी सांस ली। ये सब कब शुरू हुआ? विचार उसके भीतर गूंजा। 3 साल पहले, उसी दिन से अचानक अतीत की यादें कौंध गईं। उसके दिमाग में चेरी की मुस्कान उभरी, वो चमकदार मुस्कान जो सबको सम्मोहित कर देती थी। बेला ने बगल में देखा, लड़की अब भी चुप खड़ी थी। बेला ने सोचा, पहले मैं नहीं समझती थी उसकी आंखों में वो चमक क्यों होती थी जब वो उसे देखती थी। अब समझती हूं, इस सादे आदमी की असली ताकत भयानक है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, 7 बार नापें और 1 बार काटें। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई सूत्र याद आ गया हो। आखिरकार लिन ने मुझे यही सिखाया है, इसीलिए मुझे इसे अच्छे से समझना होगा। उसने नजरें दूर कहीं टिकाईं, जैसे कोई मंजिल बहुत पास हो। उसके बाद मैं लिंग से मिल पाऊंगी। फुसफुसाते हुए उसके होंठ फिर हिले। 3 साल। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी और फिर उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। लिन के संपर्क को देखते हुए चेरी ने धीमे से कहा, मैं 3 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर बेला मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक हल्की शांति थी। मन में सोचते हुए, क्या चेरी को सचमुच उसकी इतनी याद आती थी? लेकिन फिर उसने सिर हल्का झुकाया। लेकिन किताबों की दुकान का मालिक कमाल का है। उसकी पलकें धीरे धीरे झपकीं और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। अब वो जरूर कुछ अच्छा कर रहा होगा। सीन कट होता है। चेनसॉ जमीन से टकराती है। धड़ाम! एक भारी आवाज। लिंग का चेहरा पसीने से तर-तर। उसने माथे से पसीना पोंछा और थकान भरी सांस के साथ कहा, आखिरकार मेरा काम हो गया। अपने हाथ कमर पर रखकर उसने सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, मैंने सिर्फ आधी रात में यह मुकाम हासिल कर लिया। और हालांकि ये सब इतना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी अब मैं सो सकता हूं। एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें थोड़ी नम हो गईं। अब सब गड़बड़ हो गया है, मुझे इसे साफ करना होगा। तभी एक आवाज, नरम, शांत लेकिन सीधी, क्या मैं मदद कर सकती हूं? लिन पलटा और उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। मून खड़ी थी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करना प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।